हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स, और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स तो बढ़िया अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, अब उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का समय आ चुका है। तो देखते हैं हम कितने एमसीक्यूज सही से आंसर कर पाते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 तैयार है सब लोग? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? डिबेंचर्स आर पार्ट ऑफ ए शेयर होल्डर्स फंड्स, बी बोरोड फंड्स, सी बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, या डी नन ऑफ दीज। तो डिबेंचर्स किसका पार्ट होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स का, बोरोड फंड्स का, बोरोइंग फ्रॉम बैंक का, नन ऑफ दीज। तो भाई बैंक से बोरोइंग तो नहीं होगा, ठीक है, वो तो लोन होता है, लोन फ्रॉम बैंक। लेकिन डिबेंचर्स बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, उसके बदले उनको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। बेसिकली एक वो पेपर का टुकड़ा इशू कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम इतने इतने टाइम में आपसे जो लोन लिया है वो रीपे कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो क्या यहाँ पर हमने ओनरशिप दी है? नहीं। ओनरशिप दी है शेयर्स के फॉर्म में? नहीं। तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स फंड्स में तो नहीं आएगा। तो क्या बचा? बोरोड फंड्स। तो बेसिकली ये पब्लिक से हम बोरो कर रहे हैं फंड्स, इसलिए इसको हम कहाँ कैटेगराइज करेंगे? बी बोरोड फंड्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका बी बोरोड फंड्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, यहाँ पर ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है। अगर शेयर्स आप इशू कर रहे हो, कोई पब्लिक आपका शेयर ले रही है, खरीद रही है, तब वहां पर क्या होगा? वो आपका शेयर होल्डर्स फंड्स में आएगा, ठीक है। और बोरोड फंड्स में अगर आपने बोरोइंग ली है पब्लिक से, तो वो आपका यहाँ पर आएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, Debentures are shown in the balance sheet of a company under the head of A. non-current liabilities, B. current liabilities, C. share capital, D. none of these। तो भाई शेयर कैपिटल में तो आएगा ही नहीं। अब A और B बचा। तो यहाँ पर डिबेंचर्स को हमेशा बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाते हैं? डिबेंचर्स को जनरली कंपनी, ठीक है, इशू करती है 1 साल से ज़्यादा के लिए। तो जब भी 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू करती है, वो कहाँ पर कैटेगराइज हो जाएगा? क्लियरली A. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिबेंचर होल्डर्स आर ए ओनर्स ऑफ द कंपनी, बी लेंडर्स ऑफ द कंपनी, सी वेंडर्स ऑफ द कंपनी, डी कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर ओनर्स ऑफ द कंपनी का तो सवाल ही नहीं उठता। जिनके पास शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है, वो जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो हमारी कंपनी के ओनर्स हैं, क्योंकि बेसिकली उन्होंने कैपिटल में हिस्सेदारी है कंपनी की। ठीक है, तो ए तो होगा ही नहीं। सी वेंडर्स ऑफ द कंपनी, मतलब उनसे कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, वेंडर्स से खरीद तो नहीं रहे हैं कोई सामान, तो सी भी नहीं होगा। डी कस्टमर्स कंपनी के हैं, कस्टमर्स कैसे होंगे? ठीक है, तो क्लियरली आपको पता है लेंडर्स ऑफ द कंपनी, बेसिकली ये लोग आपको उधारी दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लेंडर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया? तो डिबेंचर होल्डर्स कौन होंगे? लेंडर्स ऑफ द कंपनी होंगे, बी, क्योंकि वो मनी लेंड कर रहे हैं कंपनी को, बोरोइंग्स दे रहे हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट, एट वेरिएबल रेट, एट अ रेट बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एट अ रेट एज डिटर्मिन्ड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या बोल रहे हैं कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, कूपन रेट बेसिकली, ठीक है, तो जो कूपन रेट से आप इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट देते हो, तो वो हम कैसे देते हैं? एक प्री डिटर्मिन्ड रेट होता है, बेसिकली कूपन रेट जो है वो पहले से डिसाइडेड रहता है कि इतने फिक्स्ड रेट है, इससे हम आपको हर साल इंटरेस्ट देंगे, या वो वेरी करता रहता है, एट अ वेरिएबल रेट है, या वो रेट जो है नेट प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है उस पर बेस्ड होगा, या एट अ रेट एज डिटर्मिन्ड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, या समय के अनुसार कंपनी हो सकता है जब भी जो भी इंटरेस्ट रेट बोलेगी वो कंपनी देती जाएगी। तो क्लियरली आपको पता है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यहाँ पर हम जब डिबेंचर्स के आगे लगा देते हैं 9% डिबेंचर्स, तो वही आपका बिना कहे सब कुछ कह जाता है कि क्या ये डिबेंचर्स है जिन पे आपको 9% फिक्स्ड रेट से, 9% के कूपन रेट से आपको हर साल एनुअली 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। आया समझ में? तो ये सारी कहानी कह जाता है जो हम डिबेंचर्स के आगे जो रेट प्रीफिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार जो डिटर्मिन कर लिया जाता है, तो वो जनरली वही आपका हर साल वही कूपन रेट से आपको पेमेंट होता रहता है। ठीक है, उसी रेट से आपको डिबेंचर इंटरेस्ट
पे करते रहते हैं। तो क्लियरली डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया जाता है एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट, दैट इज ए। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर अकाउंट इज credited by the amount received, credited by the issue price of the debentures, credited by the nominal face value of debentures, या none of the above। तो हमें बहुत क्लियरली पता है जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, तो सपोज हमने इशू किए 11% डिबेंचर्स, हम क्रेडिट करते हैं, तो 11% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पर जो अमाउंट लिखते हैं हमेशा 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 फेस वैल्यू वाला अमाउंट होता है। वो आपने डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किया है, प्रीमियम में इशू किया है, उससे मतलब नहीं होता। हमेशा हम 11% डिबेंचर अकाउंट, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट करते थे, उसी तरह हम डिबेंचर अकाउंट को भी हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट किया जाता है। तो क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्रेडिटेड बाय द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज रिटन ऑफ आफ्टर डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड। ठीक है, तो जब डिबेंचर्स को हम इशू करते हैं डिस्काउंट पर, तब डिस्काउंट को कब राइट ऑफ करते हैं? जब डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया गया है। ठीक है, भले ही 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी रिडीम किया उसके बाद डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाएगा, या इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, जिस साल डिबेंचर्स इशू किए हैं उसी साल में डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, जैसे 5 साल के डिबेंचर्स है तो हम 5 साल में टुकड़ों टुकड़ों में उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो क्लियरली हमें पता है पूरा का पूरा डिस्काउंट, ठीक है, हम जिस साल डिबेंचर्स इशू करते हैं उसी सेम टू सेम साल में हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू, नॉमिनल फेस वैल्यू, ऑन प्रीमियम, नन ऑफ दीज। हमें बहुत क्लियरली पता है हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे ही कैलकुलेट होता है। तो क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉमिनल फेस वैल्यू। क्लियर हो गया इतना? चलो क्वेश्चन 8। डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर हमने डिबेंचर्स को एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या उनको नहीं रिकॉर्ड करते बुक्स में, या मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो वो चॉइस है, रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, या डी, नन ऑफ दीज। तो क्लियरली हमें पता है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह जब इशू करते हैं डिबेंचर्स को तो उनको आप बुक्स में दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो दैट इज अ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 9। एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज। ठीक है, तो जब भी नेट असेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, हमने जो दूसरी कंपनी से उसके असेट्स और लाइबिलिटीज अक्वायर किए हैं, सपोज हमने कितने के अक्वायर किए? 5 लाख रुपए के, लेकिन हम उनको पे कर रहे हैं कम, दैट इज 4,80,000 ही दे रहे हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा? क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट, क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। तो आपको ये तो पता है कि ये दोनों तो नहीं ही होंगे। ठीक है, गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व में से ही होगा। तो गुडविल अकाउंट कब डेबिट होता है? जब हम असेट्स जो अक्वायर कर रहे हैं उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर 5 लाख के नेट असेट्स हमने खरीदे हैं, नेट असेट्स माइनस लाइबिलिटीज हमने नेट ऑफ 5 लाख का आपने अक्वायर किया है, लेकिन उसके बदले आप जब ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, अगर आप सपोज 5,50,000 परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो, तो मतलब 50,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आप सामने वाले की कंपनी के लिए गुडविल के लिए दे रहे होगे। ठीक है, लेकिन जब कम दे रहे हो तो दैट मीन्स आपका 20,000 का बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे समझा देती हूँ। यहाँ पर हम क्या एंट्री करते थे? असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, टू वेंडर। अब सपोज हमने असेट्स खरीदे 5,20,000 के, ठीक है, 20,000 की हमारी लाइबिलिटीज थी, और वेंडर को हमने देने का प्रॉमिस किया कितना? सपोज 4,60,000। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, नेट असेट्स क्या होता है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 5,20,000 माइनस 20,000 कितना हो गया? आपके नेट असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? 5 लाख। तो आपने 5 लाख के नेट असेट्स अक्वायर किए, उनके बदले में
आप कितना दे रहे हो, 4,60,000 दे रहे हो, मतलब कम दे रहे हो। और यहाँ पर आप क्लियरली देखो क्या करते थे, 5,20,000 डेबिट आ रहा है, लेकिन ये 4,80,000 ही आ रहा है। इसका मतलब आपको 40,000 क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा टू कैपिटल रिजर्व में। तो आज आपने एक बात समझ ली, क्या कि अगर आपका नेट असेट्स जो है, ठीक है, वो ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन जो आप दे रहे हो उससे, तो आपका बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्रेडिट होगा एज कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 10, एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹4 लाख। The consideration was paid by issue of 10% debentures of 100 each at a discount of ₹20। ठीक है, तो हमने 4 लाख की बिल्डिंग खरीदी, एक्स लिमिटेड ने 4 लाख की बिल्डिंग खरीदी, उसके बदले में उसने डिबेंचर्स इशू किए 10% कूपन रेट वाले, जिनकी वैल्यू तो थी 100 रुपये, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन उसको डिस्काउंट पे इशू किए 20 रुपये के डिस्काउंट देके, मतलब 80 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू किया। 10% डिबेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट कितने अमाउंट से करेंगे, वो ये लोग पूछ रहे हैं। बड़ा ही सिंपल है, 4 लाख रुपए आपको परचेज कंसिडरेशन ड्यू है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना हो जाएगा आपका 100 - 20 दैट इज 80 रुपीज़। ठीक है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 कितना हो जाएगा आपका 50,000 नहीं 5,000। ठीक है, तो 5,000 हो जाएगा आपका। दैट मीन्स आपने 5,000 डिबेंचर्स इशू किए। आ रहा है समझ में? अब हमेशा जब भी हम 10% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, उसको हम कितने अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, उसको हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। तो 5,000 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000 इंटू 100 दैट इज 5 लाख। तो क्लियरली आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी 5 लाख। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हम ये करते वाई लिमिटेड से खरीद रहे हैं बेसिकली, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड कितना करते 4 लाख। पहली एंट्री हमारी ये होती थी कि हमने बिल्डिंग अक्वायर कर ली। फिर हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते, वाई लिमिटेड को हम पे ऑफ कर रहे हैं, तो वाई लिमिटेड डेबिट कितना 4 लाख टू 11% 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते थे कि भाई 5,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे 4 लाख का परचेस कंसिडरेशन पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे 5,000 इंटू 100 से क्रेडिट करते थे, दैट इज 5 लाख से आप क्रेडिट कर दोगे। और 5,000 डिबेंचर्स पर आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो 20 रुपये का, दैट मीन्स आप 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस डिस्काउंट को आप क्या करते थे डेबिट। समझ में आ रहा है? तो बस वो यही पूछ रहे हैं कि 10% डिबेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट कितने अमाउंट से करोगे, तो आप 5 लाख से करोगे। क्लियर हो गया इतना? तो मैंने आपकी जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पर रिवाइज करवा दी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, जल्दी से देख लो। अब आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा गुल्लक है जिसको हम यूज नहीं करते हैं अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बिल्कुल, ये तो हमारी गुल्लक नंबर 1 है, इसको हम यूज करते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यस, हम बी को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व को भी यूज करते हैं, गुल्लक नंबर 2 है। एंड थर्ड प्रायोरिटी हमारी होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू 10%, 20%, 25%, नन ऑफ दिस। तो बोल रहे हैं कि हम जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो मैक्सिमम आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे सकते हो उस पर कोई भी लिमिट रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इशूड 10,006% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। इट विल क्रेडिट 6% डिबेंचर्स अकाउंट बाय। तो जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हम क्रेडिट क्या करते हैं 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो वो हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है भाई 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, भले ही प्रीमियम पे इशू किए हैं 10 रुपये के, 110 रुपये में इशू किया है, लेकिन यहाँ पर हमेशा हम 100 रुपीज़ दैट इज फेस वैल्यू ही लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख रुपीज़।
तो 6% डिबेंचर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 10 लाख से, एंड देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका क्रेडिट होगा कितने अमाउंट से, ये हो जाएगा आपका 1 लाख से। आ रहा है समझ में, 10,000 इंटू 10। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरली बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, HP लिमिटेड issued 5,008% debentures of 100 each at 95. It will credit 8% debentures account by, अब यहाँ पर वही सेम बात बोली है, 5,000 डिबेंचर इशू किए गए हैं, ठीक है, फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन उनको इशू किया गया है 95 पे, मतलब 5 रुपए के डिस्काउंट पे। तो बोल रहे हैं कि जब हम 8% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे, हमेशा फेस वैल्यू से करते हैं। तो 5,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, एक डिबेंचर 100 ईच का होने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 लाख। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए 5 लाख। ठीक है, चलो क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। दे कैन बी इशूड ऑन क्रेडिट, तो बिल्कुल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दे कैन, उनको कोई भी क्रेडिट पे इशू नहीं किया जा सकता, तो ए गलत हो गया। बी, दे कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश में पेमेंट ना देने की जगह हम क्या कर सकते हैं, उसके बदले में डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपका बी है। सी, दे कैन नॉट बी इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो सी भी गलत है। ठीक है, उनको इशू किया जा सकता है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। दे कैन बी इशूड पार्टली ऑन क्रेडिट एंड पार्टली इन कैश, तो डी भी आपका गलत है। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16, William Pens Limited issued 10,007% debentures of 100 each at a discount of rupees 4. It has a balance and security premium reserve of 25,000. It will write off discount on issue of debentures. तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आप डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा, 4 रुपए पर डिबेंचर आप डिस्काउंट दे रहे हो और 10,000 डिबेंचर्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो टोटल 40,000 का आपको डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। अब यहां आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक में कितना अमाउंट दिया हुआ है, 25,000। ठीक है, तो 40,000 को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम कौन सी गुल्लक से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो 25,000 तो आप ये पूरी गुल्लक का ले लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका उसके बाद भी कितना बचा रह जाएगा, आपका 15,000 अभी भी बचा रह जाएगा। तो अब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व तो कुछ दिया नहीं है, तो सेकंड वाली गुल्लक तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व की अवेलेबल नहीं है, तो क्लियरली हम थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, दैट इज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कितने से, 15,000 से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 25,000 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लोगे एंड 15,000 फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लोगे, तो आपका क्लियरली सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन 16। चलो क्वेश्चन 17, लग्जर पेन्स लिमिटेड इशूड 10,007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4, redeemable at a premium of ₹6. It will write off loss on issue of debentures from security premium reserve for statement of profit and loss from general reserve, none of these. तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या ये बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इतना बैलेंस है, नहीं बताया। ठीक है, तो क्लियरली जब नहीं बताया तो हम यही मान के चलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक में कोई भी पैसा नहीं है। तो इवेंचुअली जो पूरा हमारा टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा वो हमें कहाँ से राइट ऑफ करना पड़ेगा, जिसका कोई नहीं उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अ डिबेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमेशा शेयर होल्डर ओनर होते हैं क्योंकि उन्होंने कैपिटल में हिस्सेदारी ली होती है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर ने सिर्फ लोन दिया होता है, ठीक है, कंपनी को एक तरह से बोरोइंग दी होती है, तो ए तो गलत है। बी, डिबेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो ये भी गलत है। ठीक है, जनरली ऐसे डिबेंचर्स नहीं होते हैं। अ डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। ठीक है, तो एक डिबेंचर जिसको हमने डिस्काउंट पे इशू किया है उसको हम रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सी आपका सही हो जाएगा।
डी, अ डिबेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो बहुत ही गलत बात बोल दी। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमेशा डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, उससे मतलब नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो क्लियरली यहाँ पर सबसे सही स्टेटमेंट क्या है, सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स इज शोन अंडर द मेन हेड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में आप इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया है डिबेंचर होल्डर्स के लिए, ठीक है, जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, अक्रू हो चुका है, उसको आप कौन सी हेडिंग में दिखाओगे। शेयर कैपिटल में तो सवाल ही नहीं उठता, रिजर्व एंड सरप्लस में सवाल ही नहीं उठता। अब करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में से आपको देखना है, ठीक है। तो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू होता है वो आप विद इन 1 ईयर पे ऑफ कर देते हो, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आपका डेफिनेटली ये कौन सा हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों का MCQ वाला पार्ट आज कंप्लीट होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स का। तो आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। हमने बुक के सारे MCQs भी आज डिस्कस कर लिए। इनमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।